हेलो फ्रेंड्स, मैं योगेंद्र सिंह एनाटॉमी फिजियोलॉजी फार्माकोलॉजी बाय योगी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। एनाटॉमी फिजियोलॉजी फार्माकोलॉजी ये तीनों आपस में इंटरलिंक्ड सब्जेक्ट्स हैं। मेडिकल साइंस के बेसमेंट और पिलर कहे जाने वाले सब्जेक्ट्स हैं जो कि 50% मेडिकल सिलेबस को कवर करते हैं। इन तीनों सब्जेक्ट्स की नॉलेज होना हमारे लिए एसेंशियल है, क्योंकि ये हमें यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम को पास करने में हेल्प करेंगे। ये हमें मेडिकल साइंस के किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करने में हेल्प करेंगे। तो इस चैनल के थ्रू हम ऐसा कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे जो कि आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा फ्यूचर में। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अलर्ट मोड को ऑन कर सकते हैं, जिससे आपको टाइमली पता चलता रहे वीडियो लेक्चर्स के बारे में। और बिफोर आई स्टार्ट माई today's topic, let me introduce myself first. My name is योगेंद्र सिंह। मैं फार्माकोलॉजी का टीचर हूँ और साइंटिफिक राइटर हूँ, और 30 इंटरनेशनल पब्लिकेशंस मेरे पब्लिश्ड हैं। स्प्रिंगर, विली, एल्सवियर, डब प्रेस, इस तरह के इंटरनेशनल पब्लिकेशन हाउस के अंदर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। APP क्लासेस 01 इंस्टाग्राम पर और APP क्लासेस फेसबुक पेज पर। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। डायबिटीज़ जैसे कि आपको पता है, डायबिटीज़ 2 क्लासों में डिवाइड की गई है, डायबिटीज़ इंसिपिडस और डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटीज़ इंसिपिडस जो है बहुत ही डिफरेंट है डायबिटीज़ मेलाइटस से। यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ADH हार्मोन का डिफेक्टिव प्रोडक्शन और सीक्रेशन। ये 2 तरह की हो सकती है, क्रेनियोजेनिक हो सकती है, नेफ्रोजेनिक हो सकती है, जहाँ पर किडनी की फंक्शनिंग अफेक्ट होती है। यहाँ पर हम डायबिटीज़ मेलाइटस की बात कर रहे हैं। तो डायबिटीज़ मेलाइटस मेटाबॉलिक डिजीज़ है। इसके कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं, ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाना, जिसे हम साइंटिफिकली कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया होना। इसके साथ साथ पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया, पॉलीडिस्पेप्सिया, यानी कि बार बार पेशाब जाना, भूख ज़्यादा लगना, प्यास ज़्यादा लगना। इसके साथ साथ ब्लड विज़न धुंधला दिखाई देता है, इरिटेबिलिटी, रेस्टलेसनेस, टायर्डनेस, ये कुछ हमें कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती हैं जब हम डायबिटीज़, ये सब कुछ हमें देखने को मिलता है डायबिटीज़ के दौरान। कॉम्प्लिकेशंस की अगर मैं बात करूं तो मैक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन, माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस, जैसे कि डायबिटीज़ रेटिनोपैथी, डायबिटीज़ न्यूरोपैथी, डायबिटीज़ नेफ्रोपैथी, ये कॉम्प्लिकेशंस हैं। इसके साथ साथ बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो किडनी के अंदर ग्लोमेरुलस है, उसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन थिक हो जाती है, मेनिंजियस एक्सपेंशन होना चालू हो जाता है, नाइट्रोजन बैलेंस चेंज हो जाते हैं हमारी ब्लड के अंदर। ठीक है, तो ये सब कुछ हमें देखने को मिलता है। अगर मैं एपिडेमियोलॉजी की बात करूँ तो 2009 तक ये हमें 26 मिलियन पीपल को अफेक्ट कर रही थी, जो कि बढ़ के 2060 तक 65.1 मिलियन पीपल को अफेक्ट कर रही है, और एक्सपेक्ट की जा रही है कि 2035 तक ये आपके 109 मिलियन पीपल को अफेक्ट करेगी। 3 में से 1 आदमी को प्री डायबिटिक कंडीशन से जूझ रहा है, और 10 में से 9 लोगों को पता ही नहीं है कि वो प्री डायबिटिक है। WHO ने भी बताया है कि 5% पीपल जो हैं डायबिटीज़ रेटिनोपैथी से पीड़ित हैं, और 24 मिलियन पीपल जो हैं वो डायबिटीज़ न्यूरोपैथी से पीड़ित हैं। हर एक डायबिटीज़ पेशेंट में 3rd पर्सन को डायबिटीज़ नेफ्रोपैथी होती है। तो ये कुछ एपिडेमियोलॉजिकल डाटा हैं जो आपको पता होने चाहिए। अगर मैं बात करूं अब फैक्टर्स की, तो डायबिटीज़
के रिस्क फैक्टर क्या हैं जिसकी वजह से डायबिटीज़ अग्रावेट हो सकती है, प्रोग्रेस कर सकती है। तो ओबेसिटी इज़ वन ऑफ द मेन कॉज फॉर डायबिटीज़। 80 to 85% चांसेस रहते हैं डायबिटीज़ होने के एक्सेसिव वेट वाले इंडिविजुअल्स में, क्योंकि इनकी सिस्टमिक मशीनरी जो है, जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस, प्रॉपरली इंसुलिन का फंक्शनिंग नहीं कर पाना, ये देखने को मिलता है। कुछ इन्फ्लामेटरी कंडीशंस हमें देखने को मिलती हैं, तो उस वजह से हमें रिस्क रहता है डायबिटीज़ डेवलप होने का। इसके साथ साथ अलग दूसरे कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे एज और एज रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस। ओवर 50 ईयर्स के जो इंडिविजुअल्स हैं उनमें टाइप 2 डेवलप हो सकती है, और फर्दर अगर वो ट्रीट नहीं की गई तो हो सकता है कि वो टाइप 1 में कन्वर्ट हो जाए। अगर मैं वुमेन की बात करूं तो यंग वुमेन जो ओवर 25 ईयर्स हैं उनमें भी डायबिटीज़ का रिस्क रहता है, क्योंकि हार्मोनल फ्लक्चुएशंस देखने को मिलते हैं। और कुछ कॉम्प्लिकेशन वुमेन की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम अगर है वुमेन को तो डायबिटीज़ हो सकती है। गेस्टेशनल डायबिटीज़ हुई है और तो फ्यूचर में उसको टाइप 2 डायबिटीज़ में होने के चांसेस हो सकते हैं। और कॉमन कॉम्प्लिकेशंस जैसे मेल और फीमेल दोनों में देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से डायबिटीज़ हो सकती है, जैसे ब्लड प्रेशर का हाई होना, हाइपरटेंशन जिसे हम कहते हैं, हाई लिपिड कंटेंट बॉडी के अंदर होना, इसकी वजह से भी डायबिटीज़ डेवलप हो सकती है। इसके अलावा दूसरे फैक्टर जैसे सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, बैठे रहते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो भी डायबिटीज़ डेवलप हो सकती है। तो ये तो हो गया फैक्टर्स। इसके अलावा कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी हैं जिसकी वजह से डायबिटीज़ डेवलप हो सकती है। फैमिली हिस्ट्री है किसी की पहले, तो डायबिटीज़ होने के चांसेस रहते हैं। तो फैक्टर्स के बाद हम बात करें तो डायबिटीज़ जो डेवलप हो रही है, ये क्यों हो रही है? क्योंकि इंसुलिन की जो फंक्शनिंग है वो अफेक्ट हो गई है। मतलब इंसुलिन कहाँ से रिलीज होता है, क्या करता है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। पैंक्रिया एक ऑर्गन है हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स, अलग अलग सेल्स से मिलकर बना होता है, जैसे एसिनी सेल्स हैं और आपके लैंगरहैंस सेल्स हैं। लैंगरहैंस सेल्स के अंदर अलग अलग सेल्स अवेलेबल हैं, जैसे अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स, पीपी सेल्स। अल्फा सेल्स 25% तक बनाती हैं टोटल सेल्स का। लैंगरहैंस के अंदर जो सेल्स हैं उनके अंदर उसका 25% तक ये हमारा बनाती हैं, और पेरीफेरी ही पाई जाती हैं। यहाँ पर बीटा सेल्स जो हैं कोर सेंटर में पाई जाती है और एविडेंटली 60 to 65% तक अवेलेबल होती है। ये पेरीफेरी नहीं पाई जाती है। जो लैंगरहैंस की जो मेम्ब्रेन है उस पे नहीं पाई जाती है, वो सेंटर में पाई जाएंगी, जहाँ पर अल्फा सेल लैंगरहैंस की मेम्ब्रेन के नज़दीक पाई जाती हैं। और डेल्टा सेल्स जो हैं दोनों ही जगह पाई जाती हैं, वो सेंटर में भी हो सकती हैं, पेरीफेरी भी हो सकती है। पीपी सेल्स बहुत कम होती हैं, 2% तक। जो डेल्टा सेल्स हैं ये 10% तक हमारी टोटल सेल्स जो लैंगरहैंस के हैं अंदर प्रेजेंट हैं, इतने रेशो में अवेलेबल होती हैं। ये तीनों ही सेल्स अलग अलग हार्मोन्स को रिलीज़ करती हैं, जैसे अल्फा सेल ग्लूकागोन को रिलीज़ करती है, बीटा सेल्स इंसुलिन और कनेक्टिंग पेप्टाइड्स को रिलीज़ करती है, जिसे हम एमाइलिन भी बोलते हैं। डेल्टा सेल्स आपके सोमेटोस्टेटिन्स को रिलीज़ करती है। पीपी सेल्स आपके पैंक्रेटिक पॉलीपेप्टाइड्स को रिलीज़ करती हैं।
तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया पैंक्रिया के बारे में। अब हम बात करें तो जो इंसुलिन है, क्योंकि जैसे ही आप कुछ डाइट लेते हैं, डाइट के अंदर या तो कार्बोहाइड्रेट होगा, कुछ न्यूट्रिएंट्स होंगे, कुछ अमीनो एसिड्स होंगे, कुछ लिपिड्स होंगे। तो डाइट आपने जैसे ही खाने के बाद उसका मेटाबॉलिज्म होगा और ग्लूकोज और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डाइट में से एब्जॉर्ब होकर ब्लड में पहुंचते हैं। एक्सेसिवली कंसनट्रेटेड ब्लड, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स रिच ब्लड जैसे ही होता है, ग्लूकोज सेंसिंग मैकेनिज्म स्टार्ट होती है। ग्लूकोज सेंसिंग मैकेनिज्म स्टार्ट होती है और ग्लूकोज सेंसिंग मैकेनिज्म GLUT1 जो कि पैंक्रियाटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट है, इस प्रोसेस के द्वारा ग्लूकोज को ट्रांसफ़र और ट्रांसपोर्ट किया जाता है पैंक्रिया के अंदर। जैसे ही हमारा ब्लड माइक्रोन्यूट्रिएंट रिच हुआ, ग्लूकोज सेंसिंग मैकेनिज्म के द्वारा जैसे ही ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर बढ़ी, ग्लूकोज सेंसिंग मैकेनिज्म के द्वारा सेंस किया जाएगा, ट्रांसपोर्ट किया जाएगा ग्लूकोज को पैंक्रिया के अंदर। जैसे ही ग्लूकोज सेल के अंदर पहुंचता है, पैंक्रियाटिक बीटा सेल के अंदर पहुंचता है, एटीपी प्रोडक्शन डेवलप हो जाता है। क्योंकि आपको पता है ग्लूकोज जो है एटीपी के निर्माण में काम में आता है। एटीपी प्रोडक्शन चालू हो जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे अवेलेबल होती हैं, सेल के कंपोनेंट्स अवेलेबल होते हैं जो कि एटीपी के लिए जनरेशन के लिए जाने जाते हैं। तो एटीपी जनरेट होती है। एटीपी जनरेट जैसे ही होती हैं, एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल्स सेल की बीटा सेल की मेम्ब्रेन की सरफेस पे पाए जाते हैं। जैसे ही एटीपी की कंसंट्रेशन सेल के अंदर बढ़ती है, एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल क्लोज हो जाते हैं। अब ये क्लोज हो गए तो क्योंकि आपको पता है सेल के अंदर पोटेशियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, सेल के बाहर सोडियम की और कैल्शियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, तो सेल से ऑल द टाइम पोटेशियम लीक होता रहता है। तो पोटेशियम बाहर निकलता है जिससे सेल का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बना रहता है। ठीक है। अब जैसे ही ये क्लोज हुआ पोटेशियम चैनल, सेल के अंदर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिस्टर्ब हो जाएगा। ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना चालू हो जाएगा। पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब सेल डीपोलराइज होना चालू हो जाएगी। सेल डीपोलराइज हो गई तो क्या होगा? सेल डीपोलराइज हुई, जैसे ही सेल डीपोलराइज हुई, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल, वोल्टेज चेंज हुआ सेल के अंदर। वोल्टेज चेंज हुआ तो सेल के अंदर कैल्शियम चैनल ओपन हो जाएंगे, कैल्शियम सेल के अंदर आना चालू हो जाएगा। सेल के अंदर कैल्शियम आना चालू हो गया तो कैल्शियम आपको पता है जाना जाता है स्मूथ मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए, और एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस होना चालू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो बीटा सेल की जो वेसिकल्स हैं जिसके अंदर इंसुलिन फिल है और उसके साथ साथ एमाइलिन भी फिल है, वो कैल्शियम के आने से पहले तो इस वेसिकल के पास सिनेप्टोब्रेविन और सिनेप्टोग्रेविन ये प्रोटीन्स पाई जाती हैं जो कि फ्यूज़ करने के काम में आते हैं सिनेप्टिक वेसिकल को सेल मेम्ब्रेन के साथ। तो सिनेप्टिक वेसिकल और सेल मेम्ब्रेन का फ्यूज़न होता है और जो कंटेंट है वो रिलीज़ होता है। कंटेंट इसके अंदर एमाइलिन है, इसके अंदर इंसुलिन है, वो रिलीज़ होगा। तो ये इंसुलिन जो कंपोनेंट है ये किस तरह से फंक्शन करता है, किस तरह से ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को ब्लड से यूटिलाइज़ करता है, इसको हम आगे वाले वीडियो में देखेंगे। लेकिन अभी मैं ये बताना चाहूँगा कि ये इंसुलिन जो हार्मोन है, ये हार्मोन इंसुलिन सबसे पहले 1921 में बेंटिंग एंड बेस्ट ने डिस्कवर किया था और 1926 में इसकी क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑब्टेंड की थी। 1956 में सेंगर नामक वैज्ञानिक ने इसकी
इसकी स्ट्रक्चर को एक्सप्लोर किया था कि ये इंसुलिन जो है 2 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलके बना हुआ होता है। पॉलीपेप्टाइड चेन जिसमें एमिनो एसिड्स प्रेजेंट हैं, मेनली वेनिलिन, आइसोल्यूसिन और थ्रियोनिन जो एमिनो एसिड्स हैं वो प्रेजेंट रहते हैं, और ये पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़ी हुई होती हैं। एक चैन को इन्होंने चैन ए कहा, दूसरी चैन को इन्होंने चैन बी कहा। चैन ए में 21 अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, चैन बी में 30 अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। तो ये इंसुलिन जो है वो आपकी वेसिकल के अंदर स्टोर्ड रहता है। लेकिन इससे पहले वाला जो मटेरियल जिससे ये इसकी सिंथेसिस होती है उसको हम बोलते हैं प्रो इंसुलिन। ये एक प्रिकॉर्सर है जो इंसुलिन की सिंथेसिस में सबसे पहले रॉ मटेरियल की तरह काम करता है। 1 से 10 एमिनो एसिड तक का होता है ये प्रो इंसुलिन। तो इसमें से सबसे पहले 24 एमिनो एसिड प्रोटीओलाइटिक डिग्रेडेशन के द्वारा रिमूव होते हैं, और 25 एमिनो एसिड रिमूव होने के बाद जो 86 एमिनो एसिड बचते हैं उसको हम बोलते हैं प्रो इंसुलिन। फर्दर प्रो इंसुलिन जो कि 86 एमिनो एसिड से बना हुआ है उसमें से 35 अमीनो एसिड का कैटालाइटिक डिग्रेडेशन हो जाता है और रिमूव हो जाते हैं 35 अमीनो एसिड। जो 35 अमीनो एसिड रिमूव हुए हैं उनको हम बोलते हैं कनेक्टिंग पेप्टाइड या सी पेप्टाइड या एमाइलिन, और बचे 51 अमीनो एसिड दोनों ही एक ही ग्रैन्यूल्स के अंदर, एक ही वेसिकल के अंदर स्टोर्ड रहते हैं। और जैसे ही ग्लूकोज सेंसिंग मैकेनिज्म चालू होती है ये वेसिकल फ्यूज होती है और रिलीज़ होता है इंसुलिन बीटा सेल से। तो आगे फर्दर नेक्स्ट वीडियो में हम इंसुलिन कैसे यूटिलाइज़ करता है ब्लड से इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को, इसकी मैकेनिज्म और इसके पाथवे को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बार जो पाथवे को जो हम एक्सप्लोर करेंगे वो वाइट बोर्ड पर एक्सप्लोर करेंगे। तो very soon we will be available with next video. Thank you. Subscribe my channel Anatomy, Physiology, Pharmacology by Yogi Sir. Invent life. Thank you.